हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू मैट फॉर मोटरसाइकिल्स। आज कोई ओनरशिप रिव्यू नहीं कर रहे हैं हम लोग। आज हम बात करेंगे सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल्स की या फिर यूज़ मोटरसाइकिल्स की, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी हमने अभी तक ओनरशिप रिव्यू किए हैं तो उसमें हम अक्सर ओनर्स से पूछते हैं कि इस बजट में अगर किसी को सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल मिल रही हो तो क्या करना चाहिए। और ओनर्स ये भी कहते हैं कि वो अगर आपको कोई अच्छी कंडीशन में मोटरसाइकिल मिल रही है या एक सेगमेंट ऊपर की मोटरसाइकिल मिल रही है तो आपको चले जाना चाहिए उस पर। लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि अगर आप सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल कंसिडर कर रहे हो खरीदने के लिए तो आप चेक कैसे करोगे कि वो जेन्युइनली उतने किलोमीटर चली हुई जितना ओडोमीटर में है उसके, या फिर उसकी कंडीशन कैसी है, उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं ये वाला। तो पहला पॉइंट, अगर आप सोच रहे हो कि आपको सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदनी है तो एक मैकेनिक साथ में लेके चले जाओ। बट अगर मैकेनिक है नहीं आपके पास जो आपके साथ जा पाए और एक मोटरसाइकिल चेक कर पाए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदते टाइम। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप कोई मोटरसाइकिल देख रहे हैं OLX या ऐसी किसी साइट पे और कोई आपसे एडवांस मांग रहा है कि आपको इसका कोरियर चार्ज देना पड़ेगा या शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा और वो रिफंडेबल है, तो इट्स अ ट्रैप। वहाँ पे बिल्कुल भी आपको अपने पैसे वैसे वो नहीं करने और आप उस ऐड को रिपोर्ट कर दें उसी टाइम पे, क्योंकि ये अभी बहुत ही कॉमन फ्रॉड है OLX और इन सब साइट्स में चल रहा है, जहाँ पे वो आदमी बोलेगा कि मैं एक आर्मी में हूँ, मैं आर्मी सोल्जर हूँ, ऐसा है वैसा है। तो ये सारी चीज़ों में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने मोटरसाइकिल रखी है वो है अपाचे RTR 200। तो ये 20,000 किलोमीटर्स चल चुकी है और ये जेन्युइन है इसके किलोमीटर्स। तो इसमें ही मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए जब आप एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल को खरीदें और ये चेक कर रहे हो आप उसमें कि उसके किलोमीटर्स जेन्युइन है या नहीं है। जो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई मोटरसाइकिल देखने जाएं किसी डीलर के पास या किसी ओनर के पास, तो सबसे पहले आप उसके एजेस को चेक करें कि जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे अब आपने उसका बार एंड देख लिया या फिर उसके जो लेग गार्ड है या क्रैश गार्ड है उसके एजेस देखनी है आपको उसके रियर काउल हो गया, उसके साइड पैनल हो गए, टैंक वगैरह में आपको चेक करना है, या फिर फुटरेस्ट में आपको चेक करना है कि स्क्रैचेस तो नहीं है। अगर आप देख रहे हैं उसमें बहुत ही मेजर स्क्रैचेस है तो इसका मतलब कि मोटरसाइकिल का कोई क्रैश हुआ है या फिर किसी एक्सीडेंट हुआ है उस मोटरसाइकिल का। तो ये चीज़ अगर आपको थोड़ा भी सस्पिशियस लगती है तो आप इस चीज़ की इंक्वायरी फिर उस ओनर से या उस डीलर से पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई है। तो मोटरसाइकिल के जब आप एजेस को चेक कर लोगे डैमेजेस और स्क्रैचेस के लिए, तो उसके बाद आप चेक करोगे इसके टायर्स को। तो टायर्स में हमें ये चेक करना है कि उसके वेयर एंड टेयर कितना है और जो उसके मीटर में रीडिंग है, जो ओडोमीटर की रीडिंग है, क्या वो जस्टिफाई कर रहे हैं उसके वेयर एंड टेयर को। तो आप ये कैसे चेक करेंगे, आप अगर मोटरसाइकिल में आपको लगता है कि इसमें दूसरे सेट का टायर लगा हुआ है, ये फर्स्ट सेट इसका है नहीं जो कंपनी के साथ स्टॉक आता है, तो सबसे पहले आप उसका यहाँ तो ब्रांड चेक कर सकते हैं कि ब्रांड कोई दूसरे ब्रांड का टायर तो नहीं लगा हुआ है। और सेकंड आप चेक कर सकते हैं टायर में होता है एक कोड, उस कोड से आप चेक कर सकते हैं कि उसका टायर की मैन्युफैक्चरिंग क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मोटरसाइकिल 2018 मैन्युफैक्चर्ड है तो उसमें जो टायर होगा वो भी समवेयर अराउंड 17 या फिर 18 का ही होगा। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि मोटरसाइकिल जेन्युइनली चली हुई उतनी है या नहीं है। तो ये बिल्कुल एक पिन प्रिसाइज तो नहीं है ये पॉइंट, लेकिन इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि ऐसा सही में है या नहीं है। तो टायर में जब भी आप चेक करेंगे इसके वेयर एंड टेयर के, उसके बाद आपको एक और चीज़ चेक करनी है कि जो टायर है वो अनइवन तो नहीं हो रखा है वेयर एंड टेयर उसका, क्योंकि टायर जब भी हमारा घिसता है या जब उसका चलती है मोटरसाइकिल तो उसको एक सिमिलर पैटर्न में घिसना चाहिए। जिस मोटरसाइकिल की अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होगी या डैमेज होगा उसके फ्रेम में, तो उसमें टायर एक साइड से घिसा हुआ होगा, या तो उसके लेफ्ट साइड में घिसा हुआ ज़्यादा होगा, ट्रेड्स वहाँ से कम हो रखे होंगे, या फिर राइट साइड में हो रखा होगा। तो आपको ये चीज़ भी चेक करनी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि अलाइनमेंट उसकी सही है या नहीं है। थर्ड पॉइंट में हम कवर करेंगे मोटरसाइकिल के फ्रेम को। तो फ्रेम हमें इसलिए चेक करना है ताकि हम पता लगा सकें कि मोटरसाइकिल का कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हो रखा है, क्योंकि चांसेस हैं कि जब भी मोटरसाइकिल किसी मेजर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है तो उसका फ्रेम डैमेज हो जाता है। तो डैमेज रिपेयर करने के लिए दो ही चीज़ें होती हैं, या तो फ्रेम रिप्लेस होगा और या फिर फ्रेम लोग रिपेयर करवाते हैं। तो अगर मोटरसाइकिल का फ्रेम रिप्लेस्ड है, उसका चेंज हो रखा है फ्रेम, तो उसका पता लगा सकते हैं उसका चेसी नंबर चेक करके। चेसी नंबर में जो आपको कोड मिलेगा, जो अगर फ्रेम चेंज हो रखा है तो उसमें एक कोड रहता है, उस कोड से आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये फ्रेम चेंज्ड है और इसमें चेसी नंबर दोबारा से डला हुआ है। और अगर मोटरसाइकिल का फ्रेम रिपेयर्ड है तो उसका पता लगा सकते हैं इसके जॉइंट, जितने भी जॉइंट्स होते हैं फ्रेम के, वहाँ पे आप एक बार चेक करें हैंडल पे जहाँ पे ट्रिपल क्लैंप होता है उस वाले जॉइंट में आप चेक करें कि कोई वेल्डिंग का स्पॉट तो नहीं है या फिर रिपेंटेड तो नहीं है फ्रेम, क्योंकि वहाँ पे जनरली लोग क्या करवाते हैं कि या तो इसको हाइड्रोलिक प्रेस से सीधा करवाते हैं फ्रेम को, या फिर उसमें हैमर से बजवाते हैं, उसमें हथौड़े बजा देते हैं, तो उसके उसमें निशान आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि मोटरसाइकिल का कोई मेजर एक्सीडेंट हो रखा है या नहीं हो रखा है।
तो जब आप ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे उसके बाद हमें जाना है इंजन की तरफ। तो इंजन को जब भी हमने चेक करना है तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी मोटरसाइकिल स्टार्ट। तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए भी अगर आपको लगता है कुछ अनयूजुअल साउंड है तो या फिर उसके स्टार्टर मोटर में प्रॉब्लम है या फिर ऐसा आप एक आईटी लगा सकते हैं। तो डिटेल में अगर इसकी बात करें तो मोटरसाइकिल की अगर आपको स्टार्टिंग में कोई आवाज़ नहीं आई है और मोटरसाइकिल उस टाइम बहुत ही कोल्ड स्टार्ट किया था आपने, तो उसको आप वार्म अप होने दें, क्योंकि वार्म अप होने के बाद ही जनरली जो आवाज़ें आती हैं इंजन में वो आपको सुनाई पड़ती हैं। ऑडिबल तभी होती हैं। वो बहुत सारे टाइप की आवाज़ होती हैं। एक फर्स्ट टाइप की आवाज़ होती है टिक टिक साउंड, जो कॉन्टीन्यूसली अगर आपको सुनाई दे रही है तो इसका मतलब उसमें हो सकता है कि उसका टैपेट लूज़ हो। टैपेट मतलब कि जो उसके इनलेट वेल्व, जो उसका एग्जॉस्ट वेल्व होता है उसमें आवाज़ है, तो वो जनरली उसको टाइट करवा के आप किसी भी सर्विस में, जब पीरियोडिक सर्विस होती है उसमें टाइट करवा के उस आवाज़ को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सो जो सेकंड टाइप की साउंड आती है अनयूजुअल जो होती है वो होती है चेन टेंशनर की। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप पता ऐसे कर सकते हैं कि ये जो आवाज़ आती है ये कॉन्टीन्यूसली नहीं आती है, ये थोड़े टाइम आएगी थोड़े टाइम चले जाएगी, थोड़े चेन वाली साउंड रहती है इसमें। तो इसमें जो फॉल्ट होता है वो होता है टाइमिंग चेन का या फिर टाइमिंग चेन एडजस्टर का। तो ये भी है एक खर्चा, लेकिन अभी भी आपका जो सिलेंडर किट है वो सही है। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई आवाज़ आ रही है तो हो सकता है उस मोटरसाइकिल के इंजन में कुछ मेजर डैमेज हो और आपको किसी मैकेनिक से तो फिर कंसल्ट करना ही चाहिए। तो इंजन की साउंड चेक करने के बाद अब हमको बढ़ना है एग्जॉस्ट टिप की तरफ। तो हमें एग्जॉस्ट में देखना है वाइल एक्सेलरेटिंग, इसको रेड लाइन करना है कि इसमें धुआं तो नहीं आ रहा है, और अगर उसमें धुआं आ रहा है तो वो कौन से कलर का है। जनरली क्या होता है कि अगर उसमें ब्लैक कलर का धुआं आ रहा है इसका मतलब कि उसमें जो एयरफुल मिक्सचर है वो रिच है, और या फिर उसमें उसका एयर फिल्टर चोक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो टैपेट हैं वो थोड़े टाइट हैं। जनरली ये दिक्कतें तब आती हैं। और अगर वाइट कलर का स्मोक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंजन में डैमेज है। डैमेज कैसे है? क्योंकि वाइट स्मोक जो होता है वो इंजन ऑयल के जलने का होता है, और ये तब होता है कि जब हमारे पिस्टन रिंग घिस जाते हैं और उसका जो ऑयल सम्प से ऑयल जो है वो कंबस्टन चेंबर में चले जाता है और वहाँ पेट्रोल के साथ जल रहा होता है। इसको चेक करने का एक और तरीका होता है कि अगर आप ये सब चीज़ें आपने देख ली और अब आपको थोड़ा और चेक करना है तो नेक्स्ट स्टेप में आप चेक करेंगे इसके जो एग्जॉस्ट टिप है उसमें आपका जो लास्ट में रेजिड्यू जितना भी कलेक्ट हो रखा रहता है उसको अपनी उंगली से टच करें और उसमें देखें कि वो थोड़ा उसमें वो स्टिकी तो नहीं है। अगर वो बिल्कुल ड्राई है तो इसका मतलब वो नॉर्मल सूट है, और अगर उसमें थोड़ा आपको लग रहा है कि थोड़ा उसमें वो थोड़ा लिक्विड टाइप में है या फिर उसमें थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि स्टिकी सा है वो, तो इसका मतलब कि वो इंजन ऑयल का डैमेज है। लेकिन कुछ मोटरसाइकिल्स इतनी चल चुकी होती हैं कि लोग उसका इंजन को रिबिल्ड करवा लेते हैं और फिर आपको बोलेंगे इंजन एकदम सही है और मीटर उसका पीछे हो रखा रहता है। तो इसका भी आप पता लगा सकते हैं। इसके जो इंजन का जो केस होता है, जो क्रैंक केस है, उसमें आप जितने भी इसके बोल्ट्स होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कभी उसमें कोई स्पैनर तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि जब भी उसको खोलते हैं तो स्पैनर का उसमें निशान आ जाता है। और जिस मोटरसाइकिल में कभी ऐसा हुआ नहीं होगा जैसे कि इस मोटरसाइकिल में, तो इसमें आपको एकदम से इसके बोल्ट्स एकदम क्लीन लगेंगे और उसमें कभी भी किसी स्पैनर का निशान नहीं मिलेगा। एक और चीज़ होती है, जब भी कोई इंजन रिबिल्ड करता है तो रिबिल्डिंग के टाइम पे वो यूज़ करते हैं गैस्केट, जो जनरली कंपनी वाली नहीं होती है। तो जब भी आप कभी ऐसा चेक कर रहे हैं तो उसमें आपको एक और चीज़ ध्यान देना कि जो भी गैस्केट होती है, जो क्रैंक केस कवर होता है, उसको जहाँ पे जॉइंट होता है तो वहाँ पे आपको ग्रीन कलर की एक चीज़ बाहर आती हुई दिखेगी एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें वो गैस्केट चेंज हुई है और शायद इसके इंजन में कुछ काम हुआ होगा, और इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अब आप उस ओनर से या उस डीलर से ले सकते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली और अब आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहिए और मोटरसाइकिल ठीक है, तो अब आप मोटरसाइकिल को चलाएंगे। तो जब आप मोटरसाइकिल को चलाना शुरू करते हैं तो आप थोड़े टाइम में उसको चलाने के बाद आप ये चेक करो कि आपके किसी एक हाथ में ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि अगर मोटरसाइकिल का अलाइनमेंट ख़राब होगा तो आपको ऐसा फील होगा कि मोटरसाइकिल या तो लेफ्ट साइड में आपको प्रेशर दे रही है किसी हैंड पे, या आपके राइट हैंड में प्रेशर दे रही है। इस चीज़ का पता आप एक और चीज़ से लगा सकते हैं कि जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो किसी स्ट्रेट रोड में, तो आप हैंडल से हाथ थोड़ा सा अपना दूर करके चेक करो कि मोटरसाइकिल अपने आप कौन से डायरेक्शन पकड़ रही है। अगर लेफ्ट को जा रही है या राइट को जा रही है तो इसका मतलब मोटरसाइकिल में अलाइनमेंट या फिर उसके कौन सेट में प्रॉब्लम है। तो मोटरसाइकिल के जब आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं उसके बाद आपको साथ में एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी क्लच प्लेट की कंडीशन कैसी है। जब आप मोटरसाइकिल को चला रहे होंगे तो आपको एक चीज़ चेक करनी है कि जो आप इसको 40 या 50 की स्पीड में चला रहे हो तो आरपीएम इसका सही से है, या फिर ऐसा लग रहा है आपको कि आरपीएम बढ़ जा रहे हैं मोटरसाइकिल के और मोटरसाइकिल इतना अच्छे से एक्सेलरेट नहीं हो रही है। तो इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि उसकी क्लच प्लेट कैसी है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो उसमें कुछ चेन से उसकी आवाज़ तो नहीं आ रही है, जो ड्राइव चेन होती है, क्योंकि अगर उसकी लाइफ पूरी हो गई होगी तो जनरली उसके स्प्रॉकेट से आवाज़ आती है, कट 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 वाली आवाज़। तो जनरली हम इन सब चीज़ों का ही ध्यान रखते हैं जब हम किसी सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल का इंस्पेक्शन करते हैं या फिर किसी यूज्ड मोटरसाइकिल का इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये हो गई बेसिक चीज़ें। इसके बाद हमारा आता है डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट में जाना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, टाइमलाइन आपको मिल जाएगी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में।
अब हम बात करेंगे इसके थोड़ा एडवांस चीज़ में, क्योंकि कई मोटरसाइकिल आपको बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं जो यूज्ड होती हैं, तो उसमें आप चेक करते हो उसके सस्पेंशंस वगैरह, क्योंकि वो भी उसके काफ़ी महंगे कंपोनेंट होते हैं। तो उसके आपके सस्पेंशन जो रॉड होती है उसमें आपको देखना है कि उसमें कोई निशान तो नहीं है, क्योंकि अगर उसमें निशान होगा तो उससे मतलब चांसेस हैं कि उसकी ऑयल सील बार बार लीक होगी। तो आप ऐसे उसके रॉड में हाथ लगा के चेक कर सकते हैं कि उसमें स्मूथ है वो एकदम से, या फिर उसमें कोई डैमेज का कोई निशान तो नहीं है। फ्रंट सस्पेंशन तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं इसमें। रियर सस्पेंशन के लिए आप उसमें चेक करोगे उसमें सैग कितना है। तो मोटरसाइकिल का जो सैग होता है सस्पेंशन का, वो होता है उसका स्प्रंग वेट का। तो जितने भी मोटरसाइकिल में जो अपना वेट होता है उससे जो सस्पेंशन दबता है वो होता है, उसको हम बोलते हैं सैग। जो मोटरसाइकिल का सस्पेंशन पहले से दबा रहते हैं आपके वेट से जो दबेगा, तो आपको चेक करना है कि वो जो यूजुअली मोटरसाइकिल में रहता है उससे ज़्यादा तो नहीं है। उसका पता आपको जनरली देख के पता चल जाएगा कि उसके टायर और उसके रियर फेंडर के बीच में कितना गैप है। इस चीज़ को आप एक और चीज़ से चेक कर सकते हो कि अगर उसमें फ्री प्ले तो नहीं है। आप तो पीछे मोटरसाइकिल के जाएंगे और मोटरसाइकिल को अगर आप लिफ्ट करेंगे हल्का सा, तो अगर उसके सस्पेंशन में कोई डैमेज होगा या फिर उसका शॉक एब्जॉर्बर ख़राब होगा जो रियर वाला है, तो मोटरसाइकिल बहुत फ्रीली उठेगी। तो इस चीज़ से भी आप पता लगा सकते हैं कि उसका सस्पेंशन की कंडीशन क्या है। तो मोटरसाइकिल के अब हम ब्रेक्स चेक करेंगे। ब्रेक्स में हमें चेक करना है मोटरसाइकिल के डिस्क ब्रेक रोटर, या फिर जिसको हम डिस्क प्लेट बोलते हैं। तो उसमें भी आपको हाथ लगा के चेक करना है कि उसका वेयर एंड टेयर इवन है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसमें ग्रूव्स बन चुके हैं तो इसका मतलब वो डिस्क प्लेट भी ख़राब है। प्लस एक और चीज़ जो है इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड बॉट ए मोटरसाइकिल, ए यूज मोटरसाइकिल, एंड उसमें ABS काम ही नहीं कर रहा था। तो आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि जब आप मोटरसाइकिल को चला रहे हैं तो आप एक बार उसमें चेक करें कि उसका ABS काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि ABS की जो यूनिट आती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, और मोटरसाइकिल अगर वारंटी के बाहर है और वैसे भी आप सेकंड ओनर होंगे तो आपको वारंटी मिलेगी नहीं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। सो मोटरसाइकिल की जो कंडीशन है और उसके जो यूजेज है उसका आप पता लगा सकते हो मोटरसाइकिल की सर्विस रिकॉर्ड निकलवा के, क्योंकि जनरली जो थोड़ी एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स हैं, आप कहेंगे जो कम्यूटर सेगमेंट में नहीं है, या फिर आप KTM या डोमिनार या इस टाइप की रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल जो हो गई हिमालयन टाइप की, तो जनरली लोग इनको वारंटी पीरियड में सर्विस सेंटर से ही सर्विस करवाते हैं। तो आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाके उस गाड़ी के नंबर से पता लगा सकते हैं कि मोटरसाइकिल में अभी कितनी बार सर्विस विजिट हुई है, क्या क्या उसमें काम हुआ है, और अभी तक का उसका सर्विस रिकॉर्ड कैसा है। सो इन सारी चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि मोटरसाइकिल में अभी कौन से पार्ट्स चेंज हुए हैं और कौन से इश्यूज़ आए। तो जब आपने देख लिया कि मोटरसाइकिल की कंडीशन बिल्कुल सही है, सब कुछ जो आपने अभी इंस्पेक्शन किया वो सब कुछ सही निकला, मोटरसाइकिल में कुछ कमी नहीं है, तो आप चेक करेंगे उसके डॉक्यूमेंट्स को। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको चेक करना है कि मोटरसाइकिल का सीरियल नंबर कौन सा है, ओनर सीरियल नंबर कौन सा है, कि वो फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनर का मतलब ये होता है कि मोटरसाइकिल के जो पेपर हैं वो कितनी बार ट्रांसफ़र हुए हैं। तो जनरली लोग ये तब करवाते हैं जब कोई किसी को मोटरसाइकिल बेचता है। तो अगर आप देख रहे हो कि इसमें सीरियल नंबर उसका थर्ड है या फोर्थ है या फिर ऐसा कुछ है, तो इस चीज़ से आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको ये पूछना है उससे कि इसके ओनर्स इतनी बार बार चेंज क्यों हैं फ्रिक्वेंटली, और मोटरसाइकिल को कितना टाइम हो गया है, क्योंकि इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि मोटरसाइकिल बार बार किसी प्रॉब्लम के कारण बिकी है या फिर उसका कोई जेन्युइन रीज़न था ट्रांसफ़र होने का। तो जब आपने ओनर सीरियल नंबर चेक कर लिया उसमें कौन सा, और ये सारी आपने इससे इंक्वायरी कर ली उसके ओनर से, तो अब आपको चेक करना है कि उसमें जो चेसी नंबर है और जो इंजन नंबर RC में है वो मैच कर रहा है मोटरसाइकिल से। तो मोटरसाइकिल का जो चेसी नंबर होता है वो जनरली इस जगह होता है, और किसी किसी मोटरसाइकिल में आपको यहाँ हैंडल के पास मिलेगा या किसी में सीट के पास रहता है, और जो इंजन नंबर रहता है वो आप चेक कर सकते हैं उसमें इंजन के आसपास ही रहता है जनरली। तो आप इससे भी एक बार मैच करके पता लगा सकते हैं कि मोटरसाइकिल में कुछ ऐसा इलीगल कुछ तो नहीं हुआ है, या फिर उसका इंजन स्वॉप या फिर उसका फ्रेम चेंज हो रखा हो, मोटरसाइकिल इतनी जेन्युइन ना हो। तो इस चीज़ का पता आपको ये सब चीज़ें चेक करके लग जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप ऐसे मोटरसाइकिल में सब कुछ आपने इंस्पेक्शन कर लिया है तो आपको एक चीज़ और देखनी है कि वो मोटरसाइकिल फाइनेंस तो नहीं है, क्योंकि अगर वो फाइनेंस्ड है, उसका लोन क्लियर नहीं हो रखा है, तो आप उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे। तो उसका लिखा हुआ रहता है हाइपो करके, या फिर ऐसा कुछ आपको साइन दिखेगा उसकी RC पे, या फिर आप उस ओनर से पूछ सकते हैं कि वो फाइनेंस तो नहीं है, और अगर उसका फाइनेंस अभी क्लियर हो चुका है तो उसने NOC उसके पास है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो आप चेक करोगे ही, प्लस आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप कौन से स्टेट में रहते हो, आपका RTO कौन सा है। जैसे मेरा UK07 है, तो मैं मोटरसाइकिल अगर UK07 से UK07 रजिस्टर्ड ही मोटरसाइकिल खरीदूंगा तो इतनी ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और पैसे भी मेरे इतने ज़्यादा नहीं खर्च होंगे। पर अगर मैं रहता हूँ जैसे सपोज अभी UK07 में, और मैं मोटरसाइकिल खरीदता हूँ अपने स्टेट की, लेकिन उसका नंबर है UK11, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी NOC की, और NOC के साथ साथ थोड़ा मेरा ट्रांसफ़र में पैसा भी ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ खर्चा आपका थोड़ा और बढ़ जाता है जब आप किसी दूसरे स्टेट से खरीदते हैं,
क्योंकि UK07 जो है वो उत्तराखंड का देहरादून रजिस्टर्ड जो RTO है उसका कोड है। और अगर आप खरीद रहे हो सपोज दिल्ली से या फिर हरियाणा से, तो वहाँ की गाड़ी को अगर आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराओगे इधर, तो उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे और उसके लिए भी आपको NOC प्लस काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ यूज्ड मोटरसाइकिल, एंड इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड इज प्लानिंग टू बाय अ यूज्ड मोटरसाइकिल यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम। और आप उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, और आपको खुद भी सब्सक्राइब करना है क्योंकि ऐसे ही मोटरसाइकिल के वीडियोस हर संडे आते हैं शाम को 7 बजे। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है कि थोड़ा भी हेल्पफुल है, तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, और आप अपने जो भी थॉट्स हैं उनको आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। प्लस अगर आपको और भी कोई दिक्कतें हैं या फिर आप चाहते हो कि और कोई आपको क्वेरी की ज़रूरत है, तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, इट्स मैट फॉर मोटरसाइकिल्स। तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस, और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड दैट्स ऑल। आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट संडे एट 7 PM। टिल देन, पीस आउट।